नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल किशन जी के ट्रिक पर। और आज अपन देखेंगे दिशा बुक पब्लिकेशन का जो 24वां संस्करण है, उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा जो मेवाड़ गुहिल सिसोदिया वंश है, वो आज अपना टॉपिक रहेगा। और जो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाए और देख सकता है, या फिर हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट के वाले ऑप्शन पे जाओगे तो वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, राजस्थान इतिहास दिशा बुक। तो वहाँ से आप देख सकते हो पूरी वीडियो। वहाँ पे अपन ने करवा दिया, चौहान करवा दिया और गुजर प्रत्यार भी हो गया, ठीक है, और सभ्यताएँ हो गई, ठीक है, तीन चार टॉपिक हो गए। तो दोस्तों आज का मेवाड़ गुहिल सिसोदिया वंश रहेगा, उसमें लगभग 1.5 से 2 घंटा लगेगा क्योंकि 20-22 पेज की PDF है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो पूरे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो बनने वाले, वो सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे और उनकी व्याख्या से ही समझाऊंगा। तो आपके कहीं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला गुहिल सिसोदिया वंश में से, ठीक है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? कौन है? GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। व्याख्या देख लीजिए इसकी। व्याख्या है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा गुहिलों को सूर्यवंशी मानते हैं, जबकि DR भंडारकर एवं गोपीनाथ शर्मा मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण वंश से मानते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा तो क्या सूर्यवंशी मानते हैं, और DR भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा क्या ब्राह्मण वंशीय मानते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैन्सी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? नैन्सी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? कितनी? 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है नैन्सी की ख्यात में। व्याख्या देख लीजिए इसकी। मोनोत नैन्सी की ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कर्नल जेम्स टोड ने भी अपने गुरु ज्ञानचंद्र के मांडलिक उपसार के संग्रहालय के आधार पर गुहिलों की 24 शाखाओं को माना है। कविराज श्यामल दास ने गुहिलों की 36 शाखाएं बताई है। किसने? कविराज श्यामल दास ने गुहिलों की कितनी 36 शाखाएं बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बप्पा रावल का मूल नाम था। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज। दोस्तों अपन जल्दी कंप्लीट क्वेश्चंस को रीड करेंगे, आपको भी याद हो जाएगा और जल्दी से अपना टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम लूँगा तो आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। तो जल्दी समझते चलेंगे। व्याख्या है इसकी। बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। का मूल नाम क्या था? कालभोज था। इन्हें बप्पा रावल की उपाधि इनके गुरु हारित ऋषि ने दी। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के राजा मानमौरी को हराकर मेवाड़ के गुहिल साम्राज्य की नींव रखी थी इन्होंने। किसको हराया था? मानमौरी को 734 ईस्वी में। अतः इसे गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बप्पा रावल क्या है? गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? बप्पा रावल। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? बप्पा रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था, जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया था? कौन था? मानमौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? किस वंश का था? गुहिल वंश का। व्याख्या इसकी। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह गुहिल वंशीय गहलोल रावल शाखा के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? कौन सा सही है? देखते इसके ऑप्शन सारे।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है। पहले जेतर सिंह, फिर तेज सिंह, फिर समर सिंह। व्याख्या देख लीजिए इसकी। मेवाड़ के पहले जेतर सिंह 1213 से 1253 ईस्वी तक, फिर तेज सिंह 1253 से 1273, फिर समर सिंह 1273 से 1302 ईस्वी तक, फिर हमीर 14वीं पीढ़ी जो हमीर थी से, फिर क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह, मोकल, कुंभा, ये सारे आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेतर सिंह था, जेतर सिंह कौन था? मेवाड़ का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के निम्न शासकों का सही क्रमिक कालक्रम है। इसका राइट आंसर होगा हमीर, क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह, लाखा। लक्ष्य सिंह किसको थे? लाखा को, और मोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई? अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई थी? 1303 में। 1301 में तो अलाउद्दीन खिलजी कहाँ था? रणथंभौर। और 1303 में कहाँ आ गया? चित्तौड़। व्याख्या देख लीजिए इसकी। ऐसा माना जाता है कि सियल द्वीप के राजा कंदरसेन व रानी चंपावती की पुत्री रानी पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 ईस्वी को आक्रमण किया। लगभग 7 महीने के घेरे के बाद 26 अगस्त 1303 को दुर्ग पर अधिकार कर रतन सिंह को बंदी बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट आगे देखिए, गोरा पद्मिनी का चाचा था और बादल जो था पद्मिनी का भाई था। द्वारा मुक्ति के प्रयास के द्वारा रतन सिंह की मृत्यु हो गई। मुक्ति के प्रयास के दौरान क्या है, उसकी मृत्यु हो गई थी रतन सिंह की। रानी पद्मिनी ने सैकड़ों राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर किया, जो मेवाड़ का प्रथम एवं राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाता है। मेवाड़ का तो प्रथम था और राजस्थान का दूसरा शाखा था। मलिक मोहम्मद जयसी के पद्मावत के अनुसार यह युद्ध रावल रतन सिंह की रूपवती महारानी पद्मिनी के लिए लड़ा गया था। ज्ञात है कि साक्य में प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे, जिसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ खजान-उल-फतूह में मिलता है। अमीर खुसरो का जो पुस्तक कौन सी थी? खजान-उल-फतूह ग्रंथ है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? किस पे किया था? खजान-उल-फतूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1303 में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह था कौन था? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था, कौन थी? पद्मिनी। ये कई जगह पद्मावती लिखा था, ये पद्मावती गलती, पद्मिनी राइट आंसर हो जाएगा। 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? किसकी सेना से? अलाउद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध करते हुए मारे गए थे गोरा और बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? किसकी रक्षा की थी? पद्मिनी की, क्योंकि पद्मिनी के चाचा और जो भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? खिजराबाद। चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? खिजराबाद। व्याख्या देख लीजिए इसकी। व्याख्या है, चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि चित्तौड़ का नया नाम क्या था और किसके नाम पे रखा? तो अपने पुत्र खिजर खां के नाम पे रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने? निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा हमीर। व्याख्या देख लीजिए। राणा हमीर 1326 से 1364
इन्हें मेवाड़ के उद्धारक एवं सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक, राणा अमीर क्या है, सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हमीर ने सिंगोली के युद्ध, हमीर ने क्या है, सिंगोली के युद्ध कहाँ का है, चित्तौड़गढ़ में दिल्ली के सुल्तान महमूद बिन तुगलक, दिल्ली के सुल्तान कौन थे, महमूद बिन तुगलक को पराजित किया। महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया, महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया टीका में तक कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विषमघाटी पंचानन विकट आक्रमणों में सी के सदृश्य, मतलब जो विषम जब आक्रमण के समय क्या है, जो शेर के समान, कौन था, राणा हमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषमघाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी, किसको दी गई थी, राणा हमीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, राणा हमीर को मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी खान से खनन प्रारंभ हुआ, किसके समय, लक्ष्य सिंह, इसका उपनाम क्या है, लाखा। व्याख्या देख लीजिए, महाराणा लाखा के राजत्व काल में मंगरा जिले के जावर गांव में चांदी की खान निकल आई, जिसमें चांदी और शीशे बहुत मात्रा में निकलने लगा, जिससे राज्य की आय में अत्यधिक वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूंड प्रबंध के लेखक है, कौन है, कुंभा, सूंड प्रबंध के लेखक है कुंभा। व्याख्या देख लीजिए इसकी, सूंड प्रबंध कुंभा रचित इस रचना में गीत गोविंद के पदों का राग ताल संबंधी विवरण तथा कुंभा के राज्याश्रित संगीतकार सहित अनेक संगीत के पूर्व आचार्य का नामोल्लेख है। इसे रसिक प्रिया का पूरा ग्रंथ कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है, किसको जाता है, महाराणा कुंभा को। व्याख्या देख लीजिए इसकी, व्याख्या है, महाराणा कुंभा ने संगीत राज संगीत मीमांसा सूंड प्रबंध नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। कुंभा ने जयदेव की प्रसिद्ध कृति गीत गोविंद पर रसिक प्रिया के नाम से टीका, चंडी शतक की व्याख्या की टीका एवं जो संगीत रत्नाकर की टीका लिखी थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुंभा 4 नाटकों के रचयिता थे, जिनसे उनको मेवाड़ी, महाराष्ट्री एवं कर्नाटी भाषा लिखने का अच्छा ज्ञान होने का पता चलता है। नेक्स्ट, इन्होंने एकलिंग महात्म्य में पुस्तक के प्रथम भाग राजवर्णन, अंतिम भाग कुंभा के वैतनिक कवि कान्हा व्यास ने लिखा था। प्रथम भाग तो किसने लिखा था, महाराणा कुंभा ने, और अंतिम भाग कान्हा व्यास ने लिखा था, की रचना की। कुंभा के अन्य प्रमुख ग्रंथों में कामराज, रतिसागर, इसके कितने 7 अंग हैं, सुधा प्रबंध, संगीत क्रम दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद प्रबंध, संगीत सुधा, नृत्य रत्नकोश, हरित वार्तिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित हैं, कौन कौन से हैं, तो संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, सूंड प्रबंध है और रसिक प्रिया, ये चारों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारे सही है। सुधा प्रबंध किसने लिखी थी, कुंभा ने। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा कृत है, कौन सा ग्रंथ है जो राणा कुंभा द्वारा लिखित है, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सुधा प्रबंध, तीनों तो लिखे किसने, कुंभा ने, और जो चौथा है वो कुंभा द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 1, 2, 3 जो है कुंभा द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की थी? कुंभा ने। दोस्तों एक ही टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन हैं कि आपके इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। बस आपको क्या करना है कि वीडियो में एंड तक बने रहना है और वीडियो को देखना है। बस आप एक बार सरसरी नज़रों से देख लोगे तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन क्वेश्चन को, क्योंकि एक ही क्वेश्चन घूम फिर आके 10 बार आ रहा है। तो आपको सारे क्वेश्चन कैसे भी दे क्वेश्चन, इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियाँ हैं? महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियाँ हैं? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनिए। कौन सी है? शुद्ध प्रबंध, चंडी शतक, राजवल्लभ और वास्तु मंजरी। इनमें से कौन सी है? शुद्ध प्रबंध है और चंडी शतक है। ये दोनों किसकी? कुंभा की। तो इसका राइट आंसर, एक राइट आंसर जो है, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? नहीं पूछा है। तो संगीत राज, संगीत मीमांसा और शून्य प्रबंध, ये तो किसके हैं? कुंभा के, और ये कुंभा द्वारा रचित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है। इन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, सही है। वे संगीत प्रेमी थे, ये भी सही है, ये भी सही है। वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, ये भी सही है। और वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे, यह इसका गलत है, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य पूछा तो। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? कितने कोशों में? 5 कोशों में विभक्त है। संगीत राज कुंभा द्वारा रचित सभी ग्रंथों में सबसे वृहद सर्वश्रेष्ठ सिरमौर ग्रंथ है। शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक के अद्भुत ग्रंथ संगीत राज को 5 भागों में रत्नकोश में विभाजित किया गया है। कौन से? पाठ्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश, गीत रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश और रस रत्नकोश। इनके बारे में बार बार पूछा जा रहा है कि कितने भागों में बांटा गया था। तो ये 5 भाग याद कर लेना। एक तो पाठ्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश और गीत रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, रस रत्नकोश। ठीक है, आगे देखते हैं। रत्नकोशों को उल्लासों में एवं उल्लासों को परिरक्षणों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ 80 परिरक्षणों में विभक्त है। इस ग्रंथ के पाठ्य रत्नकोश में कुंभा की वंशावली का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। निम्नलिखित में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है, कौन सा है? संगीत राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, तो कौन सा नहीं है? संगीत राज है, रसिक प्रिया है और संगीत मीमांसा है। राजवल्लभ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कुंभा द्वारा रचित नहीं है। व्याख्या देख लीजिए। कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन वास्तुकार के विख्यात शिल्पी थे। इनके प्रमुख ग्रंथ एवं उनकी विषय वस्तु, ग्रंथ और विषय वस्तु देख लेते हैं एक बार। रूपमंडन, मूर्तिकला विषय 6 अध्याय इसमें। देव मूर्ति प्रकरण या रूपावतार, इसमें मूर्ति निर्माण, प्रतिमा स्थापना, इसमें 8 अध्याय। और नेक्स्ट है वास्तुमंडन, इसमें वास्तुकला से संबंधित है। और वास्तु सार, इसमें दुर्ग भवन, नगर निर्माण, राजप्रसाद, इनसे संबंधित जानकारी है। कोदंड मंडन, इसमें धनुर्विद्या से संबंधित जानकारी है। और शकुन मंडल, शकुन मंडल में शकुन अपशकुन के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है वेद मंडल में व्याधि व निदान के बारे में बताया गया है, व्याधियाँ और निदान। प्रसाद मंडल में देवालयों का निर्माण कला के बारे में बताया गया है।
राजवल्लभ मंडल में सामान्य नागरिकों के आवासीय गृहों से लेकर राजप्रसाद एवं नगर रचना का विस्तृत वर्णन इसमें 14 अध्यायों में किया गया है राजमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? रूप मंडन का संबंध किस विषय है? जो मैंने ग्रंथ बताए सारे वो किसके द्वारा रचित है? मंडन के द्वारा। और उनकी विषय वस्तु क्या थी मैंने सारी बताई आपको, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन पूछा है, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? किससे है? मूर्ति कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना की गई? किनकी की गई थी? राजवल्लभ, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण और वास्तु शास्त्र, इन चारों की रचना की गई थी। इसका राइट आंसर जो है 1, 2, 3, 4 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर कलामंडल जो है ये मंडन का नहीं है। बाकी प्रसाद मंडन है, रूप मंडन है और वास्तु मंडन, ये किसके हैं? मंडन के ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? कौन सा ग्रंथ नहीं है? कलानिधि जो है कुंभा की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या है, पहले व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, मंडन के पुत्र गोविंद ने कलानिधि, उद्धार, घोरणी व धार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की। कलानिधि देवालयों के शिखर विधान पर केंद्रित है। इसे शिखर रचना व शिखर के अंग उपांगों के संबंध में कदाचित एकमात्र स्वतंत्र ग्रंथ कहा जा सकता है। आयुर्वेद के रूप में गोविंद की रचना सार समुच्चय में विभिन्न व्याधियों के निदान व उपचार की विधियां दी गई हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और जिसने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो सारी वीडियो देख लेना। चौहान की भी है, गुजर प्रतिहार है, सभ्यताएं हैं, पुरातात्विक स्रोत है और 4-5 वीडियो डली हुई है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाके दिशा बुक पब्लिकेशन के नाम से एक राजस्थान इतिहास दिशा बुक लिखा हुआ है प्लेलिस्ट पे, तो उसको जाके खोल लीजिए। उसमें 4-5 वीडियो एक में मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, इंदु सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? इसको राणा कुंभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा को प्राप्त उपाधियाँ, महाराणा प्रताप जो कुंभा की उपाधियाँ कौन कौन सी है देख लेते एक बार। पहली उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य या नव्य भरत। संगीत के क्षेत्र में कुंभा की विपुल ज्ञान के कारण प्रदान की गई उपाधि। नाट्यशास्त्र का अच्छा ज्ञाता होने के कारण महाराणा कुंभा को नव्य भारत कहते हैं। इनकी हाल गुरु गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण क्या कहते हैं? इनको हाल गुरु कहते हैं, गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण। नेक्स्ट है राजगुरु राजाओं को शिक्षा देने की क्षमता होने के कारण इनको महाराणा कुंभा को राजगुरु कहते हैं। और टोडरमल ने कुंभा को हर्षपति, हस्तिस गजपति और नरेश पैदल सेना का अधिपति होने के कारण क्या है? टोडरमल ने कहा इनकी उपाधि दी है इनको, नरेश की दी है, अयस दी है, हस्तिस। नाटक राज का कर्ता नृत्य शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण इनको क्या बोला जाता है? नाटक राज का कर्ता। नेक्स्ट है राणा रासो। नेक्स्ट कौन सी? राणा रासो। विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इसको राणा रासा उपाधि कारण इनको प्रदान की गई उपाधि है राणा रासो, विद्वानों को आश्रयदाता होने के कारण।
हिंदू सुल्तान। समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदूपति शासक की यह उपाधि प्रदान की गई। शैल गुरु, शस्त्र व भाला का प्रयोग सिखाने वाला। नंदीकेश्वर रावत, केशरावतार, केश्वर के मत का अनुसरण करने के कारण इनको उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है, उपयुक्त के अतिरिक्त महाराणा कुंभा को दान गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, धनुर्विद्या का शिक्षक होने के कारण इनको चाप गुरु कहते। सुरगामणि और निरुशंक, निर्भय होने के कारण आदि उपाधियाँ भी इनको दी गई थी। तो देखो कुंभा की बहुत सारी उपाधियाँ हैं और इनमें से हर बार क्वेश्चन बनता है, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन बना लेता है। अब इनके क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें से राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु नामक उपाधियाँ किस शासक की थी? किसकी थी? महाराणा कुंभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? कौन थे? कुंभा। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्ति। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्ति। कौन सी उपाधि? अभिनव भट्टाचार्य। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? कौन सा विद्वान जो कुंभा के दरबार में था? मुनि जिन विजय सूरी जो था कुंभा के दरबार में नहीं था। व्याख्या देख लीजिए इसकी। कुंभा के दरबारी साहित्यकार मंडन थे। मंडन, गोविंद, नाथा, सारंग व्यास, सुंदरगणी, टिल्ला भट्ट तथा कुंभाकालीन प्रसिद्ध जैनाचार्यों में भुवन सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर सूरी, मुनि जैन सूरी, भुवन कीर्ति, सोमेश्वर, सुंदर सूरी, मुनि सुंदर, माणिक्य या कुंभा के दरबारी साहित्यकार थे। एक मिनट। नेक्स्ट है जैन विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे कौन थे? मुनि जिनसेन सूरी कुंभा के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में किसमें दक्षता हासिल की? किसमें? वीणा में दक्षता हासिल कर रखी थी महाराणा कुंभा ने। व्याख्या देख लीजिए। महाराणा कुंभा स्वयं महान संगीतकार था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा वीणा बजाने में निपुण था। संगीताचार्य श्री सारंग व्यास कुंभा के संगीत गुरु थे। हीरानंद मुनि को कुंभा अपना गुरु मानते थे। किसको? हीरानंद मुनि को कुंभा अपना गुरु मानते थे और इन्हें कविराज की उपाधि दी। कुंभा की पुत्री रमाबाई को वागीश्वरी, संगीत प्रेम के कारण इनको वागीश्वरी कहा गया है, कुंभा की पुत्री रमाबाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बदनौर। व्याख्या देख लीजिए इसकी। महाराणा कुंभा ने वर्तमान ब्यावर जिले के पूर्व भीलवाड़ा जिला के बदनौर में कुशाल माता का मंदिर बनवाया, जिसे बेराट माता का मंदिर या झाट बेराट भी कहा जाता है। झाट बेराट। नेक्स्ट है राजस्थानी वास्तुकला। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? महाराणा कुंभा को। व्याख्या देख लीजिए इसकी। वीर विनोद के लेखक कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ राज्य के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने? कुंभा ने करवाया था, जिनमें कुंभलगढ़ राजसमंद में है, अचलगढ़ आबू में है, माउंट आबू में, बसंती दुर्ग सिरोही में है। प्रसिद्ध है ये दुर्ग।
मेरों के प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण करवाया था। कोलन और बदनौर के निकट बेराट दुर्गों की स्थापना की गई। भोमर दुर्ग बनाकर बिलों की शक्ति को नियंत्रित किया। कुंभा ने कई जर्जर दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया। इसी कारण कुंभा को राजस्थानी वास्तुकला का जनक माना जाता है। राजस्थानी वास्तुकला के जनक कौन है? महाराणा कुंभा। निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? कौन सा दुर्ग है जो कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? कुंभलगढ़ है, बसंती दुर्ग है, मचान है, लेकिन घाघरोन दुर्ग है जो कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया? कौन था? महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा को कितने किलो के निर्माण का श्रेय प्राप्त है? महाराणा कुंभा को कितने किलो के निर्माण का श्रेय प्राप्त है? कितने किलो का? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। व्याख्या देख लीजिए इसकी। व्याख्या देख लीजिए इसकी। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित। इस स्तंभ का निर्माण 1440-1448 ईस्वी के मध्य हुआ था। महाराणा कुंभा द्वारा मालवा सारंगपुर युद्ध की विजय की स्मृति में कराया गया था। मालवा सुल्तान कौन था? महमूद खिलजी, उसको हराया था और उसकी सारंगपुर युद्ध की विजय में, मालवा सारंगपुर युद्ध की विजय में इसको बनवाया था विजय स्तंभ को। इसको प्रशस्तियों में कीर्ति स्तंभ कहा गया है। इसका निर्माण कार्य जेता, उसके पुत्र नामा, पोमा और पुंजा के निर्देशन में किया गया। आगे देख लेते इसको। किया गया तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन था? कवि अत्रि। 122 फीट ऊंचे, 9 मंजिला, 157 सीढ़ियाँ, इसमें 9 मंजिले और 157 सीढ़ियाँ। स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है। इसकी दूसरी एवं 5वीं मंजिल पर इसके निर्माता कलाकारों की आकृतियाँ बनी हैं। इस स्तंभ की 9 मंजिलों में स्थित मूर्तियाँ कौन कौन सी मंजिल पे कौन कौन सी मूर्ति रखी हुई है देख लेते। प्रथम मंजिल पे अनंत ब्राह्मण और रुद्र की मूर्ति रखी हुई है। द्वितीय मंजिल पे अर्धनारीश्वर और हरिहर की मूर्ति रखी हुई है। तीसरी मंजिल पर विरंची और जयंत नारायण और पितामह की मूर्तियाँ। और यह अरबी भाषा में जो तीसरी मंजिल पे क्या है, यही अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह खुदा हुआ है, अल्लाह शब्द खुदा हुआ है। चौथी मंजिल पे त्रिखंडा, हरि, सिद्ध, पार्वती, हिंगलाज, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंधर्व, कार्तिकेय और विश्वकर्मा की मूर्तियाँ रखी हुई है। 5वीं मंजिल पर लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर, ब्रह्मा, सावित्री आदि युग्म मूर्तियाँ उत्कीर्ण है। 5वीं मंजिल पर क्या है? युग्म मूर्तियाँ हैं, युगल वाली जोड़े में। और 6ठी मंजिल सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाल, ये 6ठी मंजिल पे। 7वीं मंजिल पे वरा, नरसिंह, रामचंद्र, बुद्ध आदि विष्णु के अवतारों की मूर्तियाँ हैं। 7वीं मंजिल पे विष्णु के अवतार। 8वीं मंजिल पे है कोई मूर्ति नहीं है। 8वीं मंजिल पे क्या? कोई मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल बिजली गिरने से टूट गई थी, जिसे राणा स्वरूप सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया। इस पर अत्रि और महेश द्वारा रचित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उत्कीर्ण है। जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत माना। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को ₹1 का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, चित्तौड़ के
चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों में सही तथ्य है। कौन सा सही है? यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। ये सही है कि महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसकी कुल 11 मंजिलें हैं। नहीं, इसमें 9 मंजिलें हैं। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ के बारे में सही कथन चुनिए। यह 9 मंजिला स्तंभ है। सही है। मंडन इसका मुख्य वास्तुकार है। मंडन थोड़ी दो ही कथन है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 1 नंबर। 1 नंबर 9 मंजिला इमारत है, उसका मंडन जो है इसका वास्तुकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? कितनी मंजिलों का है? 9 मंजिलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? कब जारी किया था? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया? किसको? विष्णु को समर्पित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? महमूद खिलजी प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? स्वरूप सिंह ने। जो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल जो टूट गई थी उसको निर्माण किसने करवाया था वापस? स्वरूप सिंह ने। कीर्ति स्तंभ की मूर्ति कला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछा है, तो नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये देख लेते ऑप्शन। स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है। ये सही है। और 5वीं मंजिल पर युग मूर्तियाँ ये भी सही है। 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा, ये भी सही है। और 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की मूर्तियाँ। लेकिन 8वीं मंजिल पे तो कोई मूर्तियाँ है ही नहीं, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो मतलब यही सही है इसमें सत्य पूछा है तो। सारंगपुर युद्ध 1437 किन राज्यों के मध्य हुआ था? किन के मतलब? मेवाड़ और मालवा के मध्य हुआ था 1437 में सारंगपुर युद्ध। व्याख्या देख लीजिए सारंगपुर युद्ध के बारे में। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कुंभा एवं मालवा के मांडू, जो मालवा क्या बोलते थे मांडू, के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच हुआ, जिसमें कुंभा की विजय हुई। ये दोनों ही राज्य पड़ोसी थे और राज्य विस्तार के इच्छुक थे। मालवा के सुल्तान ने मेवाड़ के शत्रु महपा पवार को आश्रय प्रदान किया। कुंभा ने महपा पवार को मेवाड़ को सौंपने के लिए पत्र लिखा, लेकिन महमूद खिलजी ने शरणागत को लौटाना स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंगपुर युद्ध कब लड़ा गया था? 1437 में जो है सारंगपुर युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? क्या कारण था? मालवा के महपा पवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार करना। जो मेवाड़ का महपा पवार था उसको जो सौंपने से मना किया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? क्या कारण था? नागौर विवाद। व्याख्या देख लीजिए इसकी। कुंभा गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण नागौर विवाद था। 1456 ईस्वी में नागौर के स्वामी फिरोज खां के मरने पर उसका पुत्र शम्स खां
नागौर का स्वामी बना, परंतु उससे हटाकर उसके छोटे भाई मुजाहिद खान ने नागौर पर अधिकार कर लिया। इसने मुजाहिद खान ने शम्स खां कुंभा की मदद से फिर से नागौर का स्वामी बना। शासक बनते ही उसने महाराणा कुंभा से संबंध विच्छेदित कर दिए और शर्त के प्रतिकूल नागौर के किले की मरम्मत करवाने लगा। महाराणा कुंभा ने नागौर पर चढ़ाई कर दी। शम्स खां गुजरात के सुल्तान की सहायता से महाराणा कुंभा की सेना का मुकाबला करने लगा, परंतु उसकी सेना हार गई और नागौर पर मेवाड़ का अधिकार स्थापित हो गया। जब गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन को अपनी सेना की हार की सूचना मिली तो वह स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण करने चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपानेर की संधि किसके मध्य हुई? चंपानेर की संधि किसके मध्य हुई थी? मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य क्या चंपानेर की संधि हुई। व्याख्या देख लीजिए इसकी। चंपारण या चंपानेर की संधि 1456 में हुई थी। महाराणा कुंभा के विरुद्ध मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य हुई। इसके अनुसार मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना मेवाड़ पर आक्रमण करेगी तथा विजय के उपरांत मेवाड़ को आपस में बांट लिया जाएगा। इस संधि के अनुसार कुतुब शाह चित्तौड़ के लिए चला और मार्ग में आबू पर अधिकार कर आगे बढ़ा। महमूद मालवा की तरफ से राणा के राज्य में घुसा। 1456 ईस्वी में दोनों की संयुक्त सेना ने राणा के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन कुंभा को नहीं हरा सके। इसमें भी कुंभा जीत गए। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों में हिंदूपत कहा? किसको कहा? सांगा को क्या है? हिंदूपत कहा। व्याख्या देख लीजिए महाराणा सांगा के बारे में। महाराणा सांगा 1509 से 1528 तक। सांगा भारतीय इतिहास में हिंदूपत नाम से विख्यात है। कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा सांगा को सिपाही का अंश कहा। महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के परम यशस्वी महाराणा कुंभा के पौत्र तथा महाराणा रायमल के पुत्र थे। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को तथा राज्याभिषेक 24 मई 1509 को हुआ था इनका। अजमेर के करमचंद पवार ने राणा सांगा को उसके बड़े भाइयों से बचाकर अज्ञातवास में रखा तथा राज्याभिषेक से पूर्व तक वे सांगा के आश्रयदाता बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? किसमें? खातौली के युद्ध में पराजित किया था। व्याख्या देख लीजिए खातौली युद्ध के बारे में। खातौली पीपलदा तहसील कोटा में पड़ता है। खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा विजय रहा किंतु लंगड़ा हो गया। इसका पैर पे चोट आ गई थी। इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया? किसने किया था? महाराणा सांगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? किसने किया था? इब्राहिम लोदी ने। खातौली का युद्ध लड़ा गया था जिसमें इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खातौली का इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खातौली के युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, सही है। और खातौली मेवाड़ या मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल है। एक बार पूरे ऑप्शन देखते हैं। ये इसमें गलत बताया।
ये गलत है। ठीक है, इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बनाया था, ये सही है। और महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था, ये सही, उसमें पैर में चोट लग गई थी। गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? किसके मध्य लड़ा गया था गागरोन का युद्ध? महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य गागरोन का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या देख लीजिए गागरोन युद्ध के बारे में। गागरोन युद्ध 1519 में हुआ था। सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन दुर्ग दे दिया, अतः मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय एवं गुजरात के मुजफ्फर शाह ने मिलकर गागरोन दुर्ग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में राणा सांगा को निर्णायक विजय प्राप्त हुई। महमूद को बंदी बना लिया गया, लेकिन बाद में राणा ने उसके साथ मानवीय व्यवहार करते हुए उसे समाधान देते हुए मालवा लौटा दिया। इस युद्ध में पहली बार मेवाड़ द्वारा रक्षात्मक युद्ध के स्थान पर आक्रमण युद्ध का आरंभ हुआ। मालवा को मेवाड़ से अपनी ही भूमि का पराजय मिली। मालवा को मेवाड़ से अपनी ही भूमि पर पराजय मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे थे कौन थे? महमूद लोदी और हसन खां, जिनको शरण दी थी अफगानों। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी कौन थे? महमूद लोदी और हसन खां। व्याख्या देख लीजिए इनकी। बाबर से पराजित होने के बाद कुछ अफगान सेनापति जैसे हसन खां मेवाती महाराणा सांगा की शरण में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को पराजित किया? किसमें पराजित किया था? बयाना के युद्ध में। व्याख्या देख लीजिए। 16 फरवरी 1527 को सांगा ने बाबर की सेना को हराकर बयाना पर कब्जा कर लिया। बाबर ने इस हार का बदला लेने के लिए सांगा पर पुनः आक्रमण हेतु कूच किया। बयाना की विजय के बाद राणा सांगा ने सीकरी जाने का सीधा मार्ग छोड़कर भूसावर होते हुए सीकरी जाने का मार्ग पकड़ा। वह भूसावर में लगभग 1 माह ठहरा रहा, लेकिन इससे बाबर को खानवा के मैदान में उपयुक्त स्थान पर पड़ाव डालने और उचित सैन्य संचालन का समय नहीं मिला। उचित सैन्य संचालन का इसको बाबर को उचित सैन्य संचालन का समय मिल गया इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 को। व्याख्या देख लीजिए इसकी। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में राणा सांगा एवं मुगल सम्राट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। खानवा का मैदान आधुनिक भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में गंभीर नदी के किनारे। खानवा के युद्ध में राणा की सेना अफगान सुल्तान महमूद लोदी में शासक हसन खां मेवाती, मारवाड़ के राव गंगा का पुत्र मालदेव, बीकानेर के राव जयसिंह का पुत्र कौन था? कुंवर कल्याणमल। आमेर का राजा पृथ्वीराज, ईडर का राजा बारमल, मेवाड़ का रायमल राठौड़, रायसीन का सरहदी तंवर। अंतिम समय पर क्या इन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था और उसके पक्ष में चंदेरी का मेदिन राय था और नागौर का खानजादा, सिरोही का अखेराज, वागड़ डूंगरपुर का और रावल उदय सिंह, सलोम्बर का रावत रतन सिंह, वीरम देव मेड़तिया, देवलिया का राव बाग सिंह। नरबदहाड़ा
वीर सिंह देव, गोकुलदास परमार, झाला अज्जा आदि सम्मिलित थे। राणा सांगा ने खानवा के युद्ध से पहले पाथी पेरवन की राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित करके राजस्थान में प्रत्येक सरदार को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने को निमंत्रण दिया था। सांगा अंतिम हिंदू राजा थे जिनके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत में निकालने के लिए सम्मिलित हुए। विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुए थे सारे एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े? कौन लड़े थे? राजा भारमल और वीरमदेव मेड़तिया इसके राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे और बाकी राणा सांगा के पक्ष में नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े? महमूद लोधी, हसन खान निजामी, मालदेव राय। इसका राइट आंसर देख लेते हैं ऑप्शन। मतलब चारों इसमें लड़े थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में निम्नलिखित में से निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? कौन थे? महमूद लोधी, रावल उदय सिंह, हसन खान मेवाती, गोकुलदास परमार। इन सभी ने भाग लिया था, तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? कौन सा हुआ था? खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से भाग लिया? किसने? राव कल्याणमल ने। खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा के पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? कौन था? सरहदी तंवर। राव जग्गा एवं रावत बाग की शासक के सरदार थे। किसके थे? राणा सांगा के। रावत जग्गा और रावत बाग सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की? कौन था? राव गंगा। जब खानवा का युद्ध 1527 में हुआ तो राव गंगा ने अपने पुत्र किसको? मालदेव के नेतृत्व में 4000 की सेना भेजकर राणा सांगा की मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? किसके नेतृत्व में? मालदेव के नेतृत्व में। एक ही क्वेश्चन कितनी तरह घुमा दिया। पहले राइट आंसर गंगा आया था और अब मालदेव आया, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज्यचिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? कौन था? झाला अज्जा। व्याख्या देख लीजिए इसकी। खानवा युद्ध के दौरान राणा सांगा के सिर पर एक तीर लगा जिससे वे मूर्छित हो गए थे। तब झाला अज्जा को सब राजचिन्हों के साथ महाराणा के हाथी पर सवार किया और उसके अध्यक्षता में सारी सेना लड़ने लगी। झाला अज्जा ने इस युद्ध संचालन में अपने प्राण दिए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर में महाराणा ने न होने की खबर सेना में फैलने से सेना का मनोबल टूट गया। जैसे झाला अज्जा मरा तो सबको पता चल गया कि ये महाराणा सांगा नहीं है, तो सेना को पता चलते सेना का मनोबल टूट गया और बाबर विजय हुआ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था? क्या था मुख्य? बाबर की सैन्य व्यवस्था में उनकी तुलगमा प्रणाली जो थी उसमें ये प्रमुख कारण था खानवा युद्ध में सांगा हारने का।
व्याख्या देख लीजिए। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय का मुख्य कारण राणा सांगा की प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का समय देना था। राजपूतों की युद्ध तकनीकी भी पुरानी थी और वे बाबर की युद्ध की नवीन व्यूह रचना तुलगमा पद्धति से अनभिज्ञ थे। बाबर की सेना के पास तोपें और बंदूकें थी, जिससे राजपूत सेना की बड़ी हानि हुई। रायसीन के सरहदी तवर व नागौर के खानजादा युद्ध के अंतिम दौर में सांगा का साथ छोड़कर बाबर के साथ मिल गए थे। सरहदी तवर और नागौर का खानजादा जो महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंतर्गत दाह संस्कार किया गया था। तीस जनवरी 1528 को उसकी मृत्यु होने पर उनका शव कालपी से मांडलगढ़ लाए और समाधि स्थल मांडलगढ़ का ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। 30 जनवरी 1528 को। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? कौन बता? राणा रतन सिंह। व्याख्या देख लीजिए। राणा सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह 1528 से 1531 तक शासक रहा था। उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। 1531 में राणा रतन सिंह और सूरज मल्हाड़ा दोनों अहेरिया उत्सव आखेर खेलते समय आपस में झगड़ पड़े और दोनों आपस में मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर किस वर्ष हमला किया? किस वर्ष? 1533 में। व्याख्या देख लीजिए इसकी। चित्तौड़ का युद्ध 1533 से 1535। 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर इस समय राणा सांगा के द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य का 1531 से 1537 शासन था और चित्तौड़ की रक्षार्थ कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी, मगर हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर सका तथा कर्मावती ने सुल्तान से संधि की। 24 मार्च 1533 को सुल्तान चित्तौड़ से लौट गया। 1534 में सुल्तान फिर से चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय हुमायूं भी बहादुर शाह के विरुद्ध लड़ने तो चित्तौड़ की तरफ प्रस्थान किया एवं ग्वालियर पहुंचकर वहीं रुक गया। विक्रमादित्य किले की रक्षा का भार देवलिया का प्रताप के ठाकुर बाघ सिंह, देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर कौन थे? बाघ सिंह को सौंपकर बूंदी चला गया। अतः किले का पतन जानकर रानी कर्मावती ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ जोहर किया तथा राजपूत योद्धा लड़ते हुए मारे गए। यह घटना चित्तौड़ के दूसरे साके के नाम से प्रसिद्ध है। मार्च 1535 में बहादुर शाह ने किले पर अधिकार कर लिया, मगर हुमायूं के आने की खबर सुनकर चित्तौड़ को छोड़ दिया। अतः विक्रमादित्य ने पुनः चित्तौड़ पर अधिकार किया। 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य चित्तौड़ का पुनः शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? किसने किया था? बहादुर शाह ने। चित्तौड़ की द्वितीय शाखा में किस रानी ने जोहर किया? किसने किया था? कर्मावती ने। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था। कौन था? उदय सिंह। उदय सिंह की व्याख्या देख लीजिए। उदय सिंह जो 1537 से 1572 तक शासक रहा के शासनकाल में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण जो कब किया था? 12 अक्टूबर 1567 को किया।
उदय सिंह ने मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को ऐसे समय शरण दी जब अकबर उससे शासन छीनने की कोशिश कर रहा था। उदय सिंह चित्तौड़ का भार जयमल और पत्ता पर छोड़ स्वयं ने उदयपुर में मोर्चा लगाया। अकबर का चित्तौड़ घेराव काफ़ी लंबा चला, लेकिन बदकिस्मत से एक दिन रात को दीवार की मरम्मत करते समय जयमल अकबर की संग्राम नामक बंदूक की गोली से मारा गया। जयमल और पत्ता की वीरता का मुग्ध होकर अकबर ने आगरा जाने पर हाथियों पर चढ़ी हुई उसकी पाषाण की मूर्तियां बनवाकर किले के द्वार पर खड़ी करवाई। 25 फरवरी 1568 को अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। यह चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा शाखा था। 25 फरवरी 1568 को अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया था? 25 फरवरी 1568 को। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? 1568 में। मेवाड़ के उस महाराणा का नामोल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की। कौन था? महाराणा उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है क्या? तो कौन है? कुंभलगढ़ जो है महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप भी लाइक करके सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइए। व्याख्या है, उदय सिंह की रानी जयवंती बाई पाली के अखिराज सोनग्राह की पुत्री थी। की कोख से महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया को कब हुआ था? ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया को विक्रम संवत 1597 रविवार के दिन जन्म हुआ था महाराणा प्रताप को। कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल में, कहाँ पे हुआ था? कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। इसके बचपन का नाम क्या था? कीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? महाराणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम हुआ था कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। व्याख्या इसकी, हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात मानसिंह ने यही अपनी सेना का बढ़ाव डाला। महाराणा उदय सिंह को अग्नि संस्कार के पश्चात महाराणा प्रताप का राज्य तिलक गोगुंदा के महादेव बावड़ी पर, कहाँ हुआ था? गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक किया गया, जहाँ आज एक छोटी छतरी बनी हुई है। ज्ञात है कि महाराणा प्रताप का विधिवत तिलक कुंभलगढ़ में हुआ था। विधिवत तो कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में, लेकिन जो उनका राज तिलक किया था प्रथम बार वो कहाँ हुआ था? गोगुंदा के महादेव बावड़ी में। गोगुंदा की महादेव बावड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? कब संभाली थी? 1572 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। कौन कौन से दूत भेजे थे अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए? तो जलाल खां कोरची, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। इनको याद करने की एक ट्रिक है, मैं बनाई थी, सब अपने ट्रिक बनाते हैं। जैसे जमा भट्टो, कैसे भी अपनी तरफ से बना लो। जमा भट्टो ट्रिक बना लो। ज को मतलब जलाल खां, माँ को मतलब मान सिंह, भ को मतलब भगवंत दास और टो को मतलब टोडरमल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
1 नंबर जलाल खां, मानसिंह, भगवत दास और टोडरमल। इसकी व्याख्या है, मेवाड़ के इस शासक को अपनी अधीनता में लाने के लिए अकबर ने निम्नलिखित प्रस्ताव भेजे थे। कौन से प्रस्ताव भेजे और कब कब भेजे देख ले। पहला संधि प्रस्ताव सितंबर 1572 में जलाल खां कोरची के नेतृत्व में आरबीएसी जो कक्षा 10 की पुस्तक में माना है, 10 नवंबर 1972 माना है, लिखा हुआ है आरबीएसी कक्षा 10 की पुस्तक में। दूसरा है 1573 में किसमें कुमान सिंह के नेतृत्व में भेजा गया, और तीसरा है 1573 में भगवंत दास के नेतृत्व में, और चौथा 1573 में टोडरमल के नेतृत्व में। तो पहला तो कब 1572 में जलाल खां कोरची के नेतृत्व में, दूसरा 1573 में कुमान सिंह के नेतृत्व में, और तीसरा 1573 में भगवंत दास के नेतृत्व में, और चौथा 1573 में टोडरमल के। तो पहला तो भेजा 72 में, और जो दूसरा, तीसरा और चौथा जो किसके नेतृत्व में, कब 1573 में। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा, किसको भेजा था, जलाल खां कोरची को प्रथम दूत के रूप में भेजा था। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था, तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था, भगवंत दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके, किसको भेजा था, टोडरमल को। 1572 में गुजरात अभियान के लिए जाते समय बागौर से अकबर ने महाराणा प्रताप से सुलह वार्ता हेतु किसे भेजा गया था, जलाल खां कोरची को। हल्दीघाटी युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, 18 जून 1576 को, 18 जून 1576 को लड़ा गया था। व्याख्या देख लीजिए हल्दीघाटी युद्ध के बारे में। हल्दीघाटी युद्ध 1576 में, यह युद्ध हल्दीघाटी के दर्रे से बाहर बनास नदी के निकट खमनौर गांव राजसमंद में हुआ। 18 जून 1576 को विक्रम संवत 1633 द्वितीय ज्येष्ठ सुदी 21 जून 1576 को, एक मिनट, राजस्थान बोर्ड की पुस्तक तो क्या मानती है, 18 जून 1576 मान रही है हिंदी ग्रंथ अकादमी। ये 18 जून 1576 तो राजस्थान बोर्ड की पुस्तक मानती है, और 21 जून 1576 जो है हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक के अनुसार राजस्थान सरकार के प्रकाशन राजस्थान ये गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक राजस्थान इतिहास, इनमें बताया कि 21 जून बताया गया, बाकी 18 जून 1576 को हुआ था, वही राइट मानते। नेक्स्ट है, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो गए थे। सादरी के झाला विद्या, अब देखो इनमें भी सब में अलग अलग मत दे रखे हैं कि राजस्थान बोर्ड की कक्षा 11 के अनुसार ये बड़ी सादरी के झाला मन्ना और झाला विद्या मानसिंह, यहाँ झाला विद्या है और झाला मन्ना मानसिंह के प्रताप का स्थान लिया, अतः वीर गति को प्राप्त हुए, प्रताप बंदी नहीं बनाए जा सके। आगे हैं राज प्रशस्ति, राजप्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति, राजविलास आदि राजस्थानी स्रोत हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा ये दावा किया गया है कि हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की नहीं वरन महाराणा प्रताप की विजय हुई। इसके पीछे सरकार ने राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर में मीरा महाविद्यालय के प्रोफेसर इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा के शोध का हवाला दिया है। उसके अनुसार युद्ध के बाद अगले 1 साल तक महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के आसपास गांवों की जमीनों के पट्टे ताम्रपत्र के रूप में जारी किए गए थे। जमीनों के पट्टे जारी करने का अधिकार केवल राजा का था। इस युद्ध का वर्णन युद्ध में एकमात्र उपस्थित इतिहासकार कौन था, बदायूं ने
ने अपनी पुस्तक कौन सी मुनकत उल तारिक में किया, मुनकत उल तारिक में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी के किस ग्रंथ से मिलती है, किस ग्रंथ से, मुंतखब उल तारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा साक्षी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय मानते हैं। उपरोक्त सभी ये सारे राज प्रशस्ति, राज प्रकाश और जगदीश मंदिर प्रशस्ति ये महाराणा प्रताप की विजय मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, राजसमंद में। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी, 80,000। वीर विनोद में उल्लेखित मेवाड़ की ख्यातों के अनुसार मानसिंह के अधीन 80,000 सैनिक और प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे। नैन सिंह के अनुसार मानसिंह के पास 40,000। ये सबके अलग अलग मत है, दोबारा देख लीजिए, इसको समझना एक बार ठीक से कि जो वीर विनोद में उल्लेखित है कि मेवाड़ की ख्यात के अनुसार मानसिंह के अधीन तो कितने 80,000 और प्रताप के पास कितने 20,000, तो 80 और 20, ठीक है, इनका जोड़ा बनता है, ठीक है। नैन सिंह के अनुसार मानसिंह के पास तो थे 40,000 और प्रताप के पास कितने थे 9-10,000, तो एक जोड़ा ये बना दिए। और युद्ध में उपस्थित इतिहासकार बदायूनी के अनुसार मानसिंह के सेना में थे 5,000 और प्रताप की सेना में थे 3,000, तो ये 3 मत हैं अलग अलग। तीनों मतों को आपको अलग अलग याद करना पड़ेगा, इनको समझ के याद करना पड़ेगा, ठीक है। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे, कौन थे जो महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। राम सिंह तंवर, बीदा जाला बीदा, रावत कृष्णदास सोनावत, ये तीनों हैं महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। व्याख्या देख लीजिए इनकी। हल्दी घाटी युद्ध, महाराणा प्रताप की सेना का जनरल प्रताप की सेना का कमांडर मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी, हराउल बाग का नेतृत्व किया था इसने। सलूमबर का राव चुंडावत कृष्णदास, ग्वालियर राजा रामशाह तंवर था और उसके 3 पुत्र सालिवान, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। सादरी का झाला विधा, सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावसांगा, झाला मानसिंह थे भील नेता पुंजाबिल, सेना के पीछे वाले चंदावर भाग का नेतृत्व किया था पुंजाबिल ने। पुरोहित गोपीनाथ चारण जैसा, जयमल मेहता, जगन्नाथ भामाशाह, ताराचंद प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। अकबर की सेना का जनरल आशफ खां था और अकबर की सेना का कमांडर कौन था, मुगल सूबेदार मानसिंह राणा प्रताप के भाई जगमाल, शक्ति सिंह व सागर। मुगल सेना में हरावल सेना का सबसे आगे वाला भाग का नेतृत्व सैयद हासिम कर रहा था। उसके साथ मोहम्मद बाद बख्शी, रफ़ी, जगन्नाथ कछवा, आशफ खां थे। चंद्रावल बाग का नेतृत्व माधु सिंह कछवा अग्रिम मेहतर का कर रहे थे, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, मानसिंह प्रथम ने। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, मानसिंह प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में अरावल का नेतृत्व करता है। कौन है अरावल का नेतृत्व करता है? हाकिम खां सूरी। कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? कौन थे? ये 1, 2, 3, 5 पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जयमल मेहता और चारण जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की बीच सेना का कमांडर कौन था? राणा पुंजा जो बीच सेना का कमांडर था। हल्दीघाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? किसने कहा था? अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा। हल्दीघाटी के युद्ध के उपनाम हाथी युद्ध। हल्दीघाटी के युद्ध के उपनाम इसको हाथी युद्ध का। अबुल फजल ने क्या कहा? खमनोर का युद्ध कहा हल्दीघाटी युद्ध को। और बदायूं ने घोगुंदा का युद्ध कहा हल्दीघाटी युद्ध को। और कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के इतिहास में थर्मोपल्ली का। हल्दीघाटी युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने किस नाम से संबोधित किया था? किस नाम से संबोधित किया? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। कर्नल जेम्स टोड ने थर्मोपल्ली बताया। हल्दीघाटी युद्ध को घोगुंदा का युद्ध किसने कहा? घोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? अब्दुल कादिर बदायूं ने। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। जो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। व्याख्या देख लीजिए। हल्दीघाटी युद्ध के प्रमुख हाथी महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। और अकबर के हाथी का नाम हवाई था। अन्य प्रसिद्ध हाथी थे लूणा, गजमुक्ता, गजराज, रन, मदार, खांडेराव और चक्रवाक। आप तो इम्पोर्टेंट इनका याद रखना। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम तो राम प्रसाद था, मानसिंह का मर्दाना, अकबर का हवाई। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट याद रखना ही सही। बाकी हल्दीघाटी के अगर और भी पूछे हाथी का नाम तो लोना, गजमुक्ता, गजराज, रन, मदार और खांडेराव और चक्रवाक। ठीक है। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उसके नाम थे। कौन थे? लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्ता और गजराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजराज एवं रणमदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया? हल्दीघाटी युद्ध में। किस युद्ध स्थान को हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया? इसको चावंड को। व्याख्या देख लीजिए इसकी। चावंड सराड़ा तहसील, सलूमपुर जिला। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात प्रताप ने 1585 में अपने स्थायी जीवन का आरंभ चामुंडी नदी के पूर्वी किनारे स्थित है चावंड को अपनी मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित करके किया। उन्होंने चावंड को लूणा से विजित कर अपने दिन किया। उसके जीवन काल में 12 वर्ष तक ये मेवाड़ की राजधानी रहा और उसके उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह के राजकाल में के प्रारंभिक 16 वर्षों तक 1613 तक चावंड में बीते। चावंड 28 साल मेवाड़ की राजधानी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की? 1585 में। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रहा? कितने वर्षों तक रही? 12 वर्षों तक। महाराणा प्रताप के काल में तो कितने? 12 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा? कहाँ से? चावंड से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर स्थल राजा से संबंधित है। किस राजा से संबंधित है? महाराणा प्रताप से। व्याख्या देख लीजिए इसकी। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान दिवेर से प्रारंभ किया था। कहाँ से प्रारंभ किया था? दिवेर से। दिवेर वर्तमान राजसमंद जिले में उदयपुर अजमेर मार्ग पर स्थित है। यह मुगलों द्वारा इन घाटियों में स्थापित 4 छावनियों यथा देवल डूंगरपुर की घाटी, देवारी उदयपुर में, देशुरी पाली में एवं दिवेर ब्यावर में स्थित है। देवल डूंगरपुर में, देवारी उदयपुर में, देशुरी पाली में एवं दिवेर ब्यावर में, ब्यावर की ओर सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। दिवेर के शाही थाने का मुख्तार सम्राट अकबर का काका सरिया सुल्तान खान था। दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड में अपना निवास स्थान बनाया। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? कितने वर्ष तक किया था? 24 वर्ष। 1572 से 1593 तक इनका शासनकाल था। महाराणा प्रताप 1572 से 1593 में। महाराणा प्रताप सिंह 28 फरवरी 1572 को मेवाड़ के शासक बने तक 19 जनवरी 1593 में प्रताप धनुष की प्रत्येक चलाते समय घायल हो जाने से 57 वर्ष यानी 56 वर्ष 9 महीने की आयु में चामुंडी में देहांत होगा। सरोवर जिले के बादोली गांव में केजड़ बांध की पाल पर महाराणा का दाह संस्कार किया गया, जहाँ उनकी छतरी अमर सिंह प्रथम द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? किन किन के हुआ था? महाराणा प्रताप और मुगल का किलेदार सुल्तान खां के मध्य हुआ था। किसके मध्य? महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच। व्याख्या देख लीजिए इसकी। दिवेर भीम तहसील राजसमंद के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। किसका? मेवाड़ का मैराथन युद्ध कर्नल जेम्स टोड ने। इसको दिवेर युद्ध को। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान दिवेर से प्रारंभ किया। कब? 1582 में। महाराणा प्रताप व दिवेर के शाही थाने का मुख्तार सम्राट अकबर का काका सुल्तान खान के मध्य हुआ, जिसमें प्रताप विजयी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1582 में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के साथ वहाँ के अधिकारी थे। कौन थे? सुल्तान खां गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? किसको कहा था? दिवेर युद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा? कितनी बार? 3 बार। व्याख्या देख लीजिए। अकबर ने मेवाड़ को विजित करने का दायित्व शाहबाज खां को सौंपा। शाहबाज खां ने 1577 से 1580 के बीच मेवाड़ के विरुद्ध 3 सैन्य अभियान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? जगन्नाथ ने। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजे गए सैन्य अभियान। कौन कौन से सैन्य अभियान थे? देख ले। सैन्य अभियान एवं नेतृत्व था और वर्ष। पहला सैन्य अभियान भेजा गया मानसिंह के नेतृत्व में 1570 में। दूसरा भगवान दास मानसिंह और कुतुबुद्दीन खां के नेतृत्व में 1570 में। तीसरा अकबर के नेतृत्व में
1573 में। चौथा शाहबाज खां के नेतृत्व में 1577 में 15 अक्टूबर 1577 में। तीसरा भी शाहबाज खां के नेतृत्व में 15 दिसंबर 1577 में फिर भेज दिया। फिर छठा भी है शाहबाज खां के नेतृत्व में 1580 मई 1580 में फिर भेज दिया शाहबाज खां को। और सातवां है अब्दुल रहीम खान का नाम दिसंबर 1580 में आया। और जगन्नाथ कछवा जो अंतिम अभियान था 1584-85 में जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में 8वां अभियान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्न में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान किए? किसने किए थे सैनिक अभियान? अब्दुल रहीम खान ने, शाहबाज खान ने और जगन्नाथ कछवा ने किया था। 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? शाहबाज खान ने। व्याख्या देख लीजिए। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 में। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपना केंद्र राजधानी बनाकर मुगल स्थानों पर आक्रमण करने को शुरू कर दिए। इससे क्रोध होकर अकबर ने 1587 में शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार सेना मेवाड़ की ओर भेज दी। नेक्स्ट इसकी व्याख्या आगे देखते हैं। शाहबाज खान ने 1578 में लंबे समय तक कुंभलगढ़ पर आक्रमण जारी रखा। रसद की कमी होने पर प्रताप किले का भार मानसी सोनग्राह को सौंपकर पहाड़ों की ओर निकल गया। अंत में भीषण संघर्ष के बाद 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। किंतु कुछ समय बाद महाराणा ने पुनः इस पर अधिकार करके अक्षय राज के पुत्र सोनग्राह को किलेदार नियुक्त कर दिया। अक्षय राज के पुत्र सोनग्राह को किलेदार नियुक्त कर दिया। 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान को मेवाड़ अभियान पर भेजा, लेकिन यह भी सफल नहीं हुआ उसका। छोड़ो यार, तो बड़ा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था। आपस के समझौते के अधीन किया था, न कि बल से। सर टॉमस रो। ये कथन किसका था? सर टॉमस रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1570 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया? आमेर के जगन्नाथ कछवा को। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जाजपुर की जागीर प्रदान की? किसको? जगमाल सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई? इसकी राइट व्याख्या देखिए। क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है। व्यवहार दर्श के रचयिता चक्रपाणि मिश्र एवं वास्तु मंजरी के रचयिता कौन? मंडन के भाई नाथा थे। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की वह था कौन था? चक्रपाणि मिश्र। महाराणा प्रताप के काल में रचित ग्रंथ कौन से ग्रंथ है? महाराणा प्रताप के काल में रचित ग्रंथ चक्रपाणि मिश्र विश्व वल्लभ, नवोदय, ज्ञात विज्ञान विषय, मूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति। ये क्या पे एक मिनट। व्यवहार आदर्श। जैन मुनि हेम रतन सूरी, गोरा बादल पद्मिनी, चरित्र चौपाई, सीता चौपाई,
महिपाल चौपाई, अमर कुमार चौपाई, लीलावती, हेमरतन चौपाई। कवि दुर्साहाड़ा ने प्रताप पर विरुद्ध क्षत्रिय एवं चारण कवि माला साधु ने क्या झूलना लिखे। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? चक्रपाणि मिश्र। निम्न में से किसे चक्रपाणि मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया? किसे नहीं लिखा गया? देव मूर्ति प्रकरण को किसने नहीं लिखा? चक्रपाणि मिश्र ने नहीं लिखा। बाकी विश्व विल्लभ, मूर्तमाला और राज्याभिषेक किसने लिखे थे? चक्रपाणि मिश्र ने। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ शासक बना? कौन बना था? अमर सिंह। अमर सिंह के बारे में देख लीजिए एक बार। अमर सिंह 1593 से 1620 तक शासक रहा था। 20 जनवरी 1593 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अमर सिंह मेवाड़ राजगद्दी पर बैठा। 1593 से 1605 तक अमर सिंह प्रथम के अकबर से संघर्ष तथा 1605 से 1615 तक जहांगीर से संघर्ष किया। अमर सिंह ने अपने सरदारों के परामर्श से संघर्ष को विराम देने के लिए 5 फरवरी 1515 को जहांगीर से संधि कर ली। अमर सिंह मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों से संधि की। संधि वार्ता के लिए मुगलों की ओर से सिराजी एवं सुंदरदास, राणा की ओर से मुल्ला शुक्रला, हरिदास झाला और शुभकरण सम्मिलित हुए। वार्ता दल ने अपने आसान शर्तों पर एक संधि का मसौदा तैयार किया जिसे मुगल मेवाड़ संधि कहते हैं। किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई? किसके? जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत कराई? किसने कराई थी? महाराणा जगत सिंह ने। जगत सिंह प्रथम 1628-1652। इसके काल में जगन्नाथ राय जगदीश का भव्य विष्णु का पंचायतन मंदिर, अर्जुन की निगरानी और सुधार भाणा और उसके पुत्र मुकुंद अध्यक्षता में। थोड़ा सा आप इसको देख लेना व्याख्या को, क्योंकि अब मेरी ज़्यादा सरदार ही नहीं, बहुत देर होगी बोलते हुए, लगभग 1.5 घंटा हो गया, तो आप देख लेना इसकी व्याख्या को। मोटा मोटा बताते हैं इसके क्या है। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई थी इसने। 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? किसने? राज सिंह ने। एक मिनट कितनी बड़ी है? राज सिंह 1652-1680। महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के बाद 10 अक्टूबर 1552 को राज सिंह मेवाड़ का शासक बना। 1657 में जब मुगल उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था, राज सिंह ने टीका दौड़ के बहाने बाहरी क्षेत्रों पर धावे बोले। अनेक स्थानों को लूटते हुए जब वह खारी नदी के निकट पहुंचा तो दारा को सहायता के लिए पत्र मिला। राज सिंह स्थिति को भांपते हुए दारा को कहलवा दिया कि मेरे लिए तो अभी राजकुमार बराबर हैं। इसी का परिणाम है कि औरंगजेब ने शासक बनते ही राज सिंह का पद और स्तर बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? कौन बैठा था? महाराणा राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था? कौन था सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में? महाराणा राज सिंह फर्स्ट।
दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ। बालक अजीत सिंह को मेवाड़ में आश्रय देने और औरंगजेब की नीतियों का विरोध करने का संकल्प महाराणा राज सिंह ने स्वीकार कर लिया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? किसने दिया था? महाराणा राज सिंह ने। किस राजपूत शासक ने विजय कथकातों की उपाधि धारण की? किसने की थी? महाराणा राज सिंह ने। प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए राज सिंह ने विजय कथकातों की उपाधि धारण की। नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? राज सिंह फर्स्ट ने। व्याख्या इसकी, नाथद्वारा सियाड़। कहाँ है नाथद्वारा? सियाड़ में बनास नदी पर श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है। इसमें श्री कृष्ण जी के काले संगमरमर की प्रतिमा है। मंदिर में स्थित प्रतिमा श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय राज सिंह प्रथम द्वारा वृंदावन से यहाँ 1672 में लाई गई थी। उल्लेखनीय है कि राज सिंह प्रथम द्वारा द्वारकाधीश जी की मूर्ति कांकरोल राजसमंद में स्थापित कर वहाँ मंदिर भी बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथद्वारा का मूल नाम था? नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? सिहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? किसने किया था? महाराणा राज सिंह ने। व्याख्या देखिए इसकी, महाराणा राज सिंह ने बादशाह औरंगजेब के 2 अप्रैल 1679 में हिंदुओं पर जजिया लगाने, मूर्तियां तुड़वाने आदि अत्याचारों का प्रबल विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया? किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया? 1679 में। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किसने पत्र लिखकर विरोध किया? राज सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज हुआ? इससे चारुमती से। चारुमती कौन थी? किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री, जिससे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने उसकी इच्छा अनुसार उसके धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब के विरुद्ध सन 1660 में विवाह किया। बादशाह औरंगजेब चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर उसे विवाह करना चाहता था। चारुमती के भाई मानसिंह ने विवश होकर यह संघर्ष स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा राज सिंह मेवाड़ का समकालीन कौन था? इसकी व्याख्या देख लो। मेवाड़ शासक राज सिंह मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब दोनों के समकालीन था। राज सिंह 1653 ईस्वी में शाहजहां से मिला था। औरंगजेब के शासन काल में इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया? किससे सहयोग प्राप्त किया? राज सिंह से। व्याख्या देख लीजिए इसकी। राणा राज सिंह जब मेवाड़ के शासक बने 1657 में मुगल उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था। दारा की सहायता न करने पर औरंगजेब ने शासक बनते ही राज सिंह का पद और स्तर बढ़ाया। क्या है व्याख्या? राणा राज सिंह जब मेवाड़ के शासक बने तब 1657 में मुगल मेवाड़ी उत्तराधिकार चल रहा था। दारा की सहायता न करने पर औरंगजेब ने शासक बनते ही राज सिंह का पद और स्तर बढ़ा दिया, क्योंकि उसने किसी का साथ नहीं दिया दोनों में।
सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता थे? कौन थे? संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734 के द्वारा उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी सिसारमा गांव वेदनाथ का विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, बाकी आप देख लेना। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? कौन सा? जगत सिंह द्वितीय। व्याख्या देख लीजिए इसकी। जगत सिंह द्वितीय 1733 से 1761। इन्होंने पिछोला झील में जगनिवास महल का निर्माण करवाया। अजमेर स्थित दरगाह के लिए इन्होंने 4 गांव अनुदान में दिए। जगत सिंह द्वितीय के दरबार में नेकराम ने जगविलास ग्रंथ की रचना की। जगतविलास ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में आमिर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया? किसे दिया गया था? कृष्णा कुमारी थी। हाँ, इसका राइट आंसर है कृष्णा कुमारी। देख लीजिए इसकी व्याख्या, तो इसे इम्पोर्टेंट है। कृष्णा कुमारी उदयपुर महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। इनकी सगाई मारवाड़ शासक भीम सिंह के साथ हुई, परंतु 1903 में भीम सिंह का देहांत हो गया तो महाराणा ने अपनी पुत्री की सगाई जयपुर के महाराणा जगत सिंह के साथ कर दी। इस बात को लेकर मारवाड़ जोधपुर के मानसिंह राठौर और आमेर जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के मध्य 13 मार्च 1808 ईस्वी को किंगोली का युद्ध परबत्सर डिडवाना कुचामन जिले में हुआ। किंगोली का युद्ध हुआ था, जिसमें मानसिंह की हार हुई। जगत सिंह के नेतृत्व में जयपुर रियासत ने आमिर खां पिंडारी की सहायता से जोधपुर नरेश मानसिंह को गिंगोली नामक स्थान पर आए से 1810 में कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिंगोली परबत्सर का युद्ध 1807 में किसके मध्य लड़ा गया था? किसके मध्य? जयपुर और जोधपुर। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद में राजपुताना में राजनीति उथल-पुथल का उत्पन्न कर दी? कहाँ की थी? उदयपुर की। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना विवरण मिलता है? क्या पे? स्वरूप सिंह। देख लीजिए इसको थोड़ी सी। स्वरूप सिंह 1842 से 1861। महाराणा ने जाली सिक्कों की रोकथाम हेतु नए स्वरूप सिंह सिक्कों का प्रचलन किया। 15 अगस्त 1861 को महाराणा ने सती प्रथा पर रोक लगाने का आदेश जारी किया, लेकिन पूर्ण समाप्ति महाराणा शंभू सिंह 1861 से 1872 के काल में हुई। महाराणा ने कन्यावध को 1844 में निषेध घोषित, डाकन प्रथा को 1853 में समाप्त किया था, समाधि प्रथा पर रोक लगाई। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं महाराणा काल में हुआ। इनकी मृत्यु पर उनकी एक पासवान एंजाबाई सती हुई, जो एक राज परिवार में सती होने की अंतिम घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा। इसका दीवान कहा है? एकलिंग जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या कुल देवता एकलिंगनाथ जी मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को इनका दीवान कहा। कुल देवी कौन थी? बाण माता। और राजवाक्य क्या है? जो दृढ़ रखे धर्म को तिहरा के करता, इनका राजवाक्य था। और राजध्वज क्या था? उगता सूरज एवं धनुष बाण। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर देना सभी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना इसको, क्योंकि इतने सारे जब क्वेश्चंस एक ही टॉपिक से है तो इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, तो उनको एक बार या 2 बार देख लीजिए, आपको जितना टाइम है उस हिसाब से एक बार देख लीजिए। आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर राज्य में
गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? सामंत सिंह। व्याख्या देख लीजिए इसकी। वागड़ के गुहिलों का संस्थापक सामंत सिंह को माना जाता है, जिसने 1197 के लगभग वागड़ प्रदेश को अधिकृत किया था। रावल उदय सिंह के काल 1498 से 1526 में वागड़ के बंटवारे में पश्चिमी बाग डूंगरपुर का शासक पृथ्वीराज व वागड़ के पूर्वी भाग बांसवाड़ा का शासक महारावल जगमाल हुआ। सही कालक्रम अनुसार है। कौन सा है? पहले तो सारंगपुर का युद्ध हुआ, फिर हुआ खानवा का युद्ध, फिर हुआ हल्दीघाटी का युद्ध, फिर हुआ दिवेर का युद्ध। क्या देख लीजिए। सारंगपुर का युद्ध 1537 में हुआ, फिर खानवा का युद्ध बरपुर में 1527 को हुआ, हल्दीघाट 1570 में हुआ और दिवेर का जो राजसमंद में 1582 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ब्रिगेड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी? कौन था? लॉर्ड रिपन। सज्जन सिंह भागौर के महाराजा शक्ति सिंह के पुत्र थे। 23 नवंबर 1881 को गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने चित्तौड़ आकर महाराणा को ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया। दोस्तों, अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कछवा वंश। ठीक है, जयपुर का कछवा वंश। तो इसका क्वेश्चन है, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ऑप्शन है करण सिंह, जय सिंह, मान सिंह और अनूप सिंह। आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कछवा वंश की नई वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।